ईसा को सुबह ही सिकंदर ने उनकी आमद के मुतालिक बता दिया था। डर था कहीं उसकी बीवी फिर से नए हवाले से लड़ाई शुरू न कर दे। अभी तो पहले वाली नाराज़गी वो ख़त्म नहीं कर पाया था। दिन के 3 बज रहे थे। वो लोग एम्पायर में आ चुके थे। खान उनके सामने नहीं आया था। अलबत्ता नहरा भी तब से रबोश हो चुकी थी। वो तमाम इस वक्त ईसा के साथ उसे कमरे में बंद थे। तुम सब लोग यहाँ क्यों आए? वो भी डैड को बताए बगैर। जानते भी हो तूफान की औलाद, तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो? ईसा उनकी कारस्तानी सुने सर पकड़कर बोली थी। हमें आपसे मिलना था अभी। अफ़ाफ ने रोनी सूरत बनाई। बस दुआ करो मेरी जान, तुम अब अपने शोहर के गुस्से से बच जाओ। ईसा ने उसे डराना चाहा। उसकी इतनी मजाल, अगर उसने मेरी बहन को उफ भी किया तो मैं ताहा का मुंह तोड़ दूंगी। आप अफ़ाफ की नहीं अपनी फिक्र करें, क्योंकि मुरसलीन भाई के नेचर से आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं ब्लैक रोज, और तुम उल्टा हम पर बरस रही हो। वो ठीक कह रही हैं याया, मसला तो बनेगा क्योंकि हम बगैर बताए आए हैं। मगर हम आप ही को लेने आए हैं, उन्हें लेकर अभी वापस चले जाएंगे। जहाँ उमायमा ने ये बात की वहीं ईसा पहलू बदल के रह गई। सबने ईसा के चेहरे पर आने वाले तासरात को भागोर देखा था। डोंट टेल मी ब्लैक रोज, तुम्हें उस गैंगस्टर से मोहब्बत हो गई है। याया ने अचानक गला फाड़ा। मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है। 30 किलोमीटर की दूरी पर बैठे शख्स का कैमरे से वो मंजर देखते और सुनने के बाद दिल चाहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। मुझे उनसे इश्क है क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। उसने जोर से भींची मुठियाँ एकदम से खोल दी थीं। आसाब ढीले पड़े थे। वो सब बस चुप साधे ईसा को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर उतरते रंग उन्हें बाखूबी उस शख्स की मोहब्बत के मुतालिक बता रहे थे। वो मुझे खुद पाकिस्तान लेकर आने वाले थे। तुम लोगों को यहाँ आने नहीं चाहिए था। उसे एकदम ही हर्फ विचार का ख्याल आया। ऐसे कहो कि तुम उस गैंगस्टर की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई हो कि तुम वापस आना ही नहीं चाहती। याह्या को अचानक गुस्सा आया। ईसा बस उसे देख के रह गई। तुम एक गैंगस्टर के साथ रह लोगी सारी जिंदगी। उन्होंने कहा वो मेरे लिए ये सब छोड़ देंगे। वो मिनमिनाई। जिस शख्स ने निकाह तुमसे धोखे जबरदस्ती से किया, तुम उस पर अंधा यकीन कर रही हो। मैं तुम्हें हादसे के लिए मज़ीद एक लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं देती याह्या, सो प्लीज़ शट योर माउथ। वो भड़क उठी। कमरे के पुरसुकून माहौल में अब गर्मा गर्मी फैल चुकी थी। अहमद ने ज़बरदस्ती याह्या का कंधा थामकर उसे पास बिठाया। वो दरवाज़ा नोक कर के अंदर आई। सिकंदर भाई, आप सबसे बात करना चाहते हैं, बाहर आ जाए। वो कहकर जा चुकी थी। अभी आपके और अनहरा के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। अनहरा का भाई भी रहता है। अफ़ा, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही अभी मुझे लगा इतने बड़े महल में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। 3 से 4 लोगों के अलावा बहुत सी खुशफहमियां भी इस बड़े से महल में रहती हैं। वो भरपूर तंज करता उठा। बाहर कोई ड्रामा मत कर लगाना और हासिक से तमीज़ से पेश आना याह्या। ईसा वहीं से बोली, मगर वो अनसुनी करता निकल गया। आप सब जाएं। अहमद, आप यहीं रुके, मुझे आपसे बात करनी है। वो रुक गया। सब बाहर जा चुके थे। ईसा और अहमद कहाँ हैं? वो आप ही से बात करके आ जाएंगे। उमायमा ने कहा तो नहरा का पूछा चेहरा मज़ीद पूछ गया। उन्हें लिए लिविंग एरिया की तरफ आई, जहाँ बड़ी सी एलईडी की स्क्रीन पर एक खाली कमरे का मंजर चकमगा रहा था। सामने एक टेबल रखी थी, उसके पीछे एक खाली रिवॉल्विंग चेयर। वहाँ मिलकजा सा अंधेरा फैला हुआ था। वो सब सोफों पर परजुमान हो गए। उमायमा, अफ़ाफ, नताशा के साथ याया बैठा था। अनहरा उस सोफे के गिर रिमोट पकड़े खड़ी थी। मेरे सुनने में आया है मेरे कुछ ससुराली मेरी बीवी को लेने आए हैं। सफ़ेद रंग के छोटे से टॉवल से वो हाथ रगड़ता नजरें अपनी चेयर पर रखे, अपनी भारी असर आवाज़ सुने मुखातिब करता बगैर देखे चेयर पर परचुमान हुआ था। बिल्कुल सही सुनने में आया है, और हम जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे मुकम्मल करके ही पीछे हटते हैं। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे याया ने भी उतनी ही संजीदगी से जवाब दिया था। मैं अपनी बीवी को मौजूए बहस बनाने की इजाज़त तुम्हें हरगिज़ नहीं देता, इसलिए खामोशी से कदम पीछे ले लो, क्योंकि इस बार बात मेरी बीवी की है। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, धोखे से निकाह किया है तुमने उससे। नताशा गुस्से से फंकारी। मेरे तमाम ससुरालियों को इस बात से कुछ ज़्यादा ही मसला है, मगर बेफिक्र रहें, आप सबकी ये शिकायत मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। मलिक विला में तुम्हारे दाखिले पर सख्त पाबंदी है मिस्टर। उसकी बात का मफहूम समझते वो गुर्राया। अपनी बहन के बारातियों के साथ ऐसा सलूक करते तुम हरगिज़ अच्छे नहीं लगोगे याह्या मीर। वो तुर्की पर तुर्की बोला। तेरी तो खबरदार अगर मेरी बहन का नाम भी लिया
तेरे समेत मैं तेरी बारात को आग लगा दूंगा अगर तूने मलिक विला में घुसने की कोशिश भी की। याया गुस्से से उठा हुराया। अभी वो सामने पड़ी टेबल उठाकर एलसीडी में दे मारता। अहमद भागता हुआ उस तक आया, उसके पेट के गिर्द हाथ बांधकर उसे उठाते एकदम से पीछे सोफे पर फेंका था। वो तीनों शर्त से याया के रद्द अमल पर शौक खड़ी थी। अनहरा ने एलईडी फौरन ऑफ कर दी। क्या पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे थे? अहमद ने उसका कंधा झुंझुड़ा। वो मेरी बहन की बात कर रहा था और मैं चुपचाप सुनता रहता। वो अब उसकी बीवी भी है, गधे इंसान। वो हक रखता है उसके मुतालिक बात करने का। हम चाहकर भी उससे ये हक नहीं छीन सकते। अहमद उससे भी तेज आवाज में कहते उसे झंझोड़िया। उससे पीछे खड़ी ईसा को देखा जिसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो उससे से लाल पवोका बने वहां से वॉकआउट कर गया था। पीछे वो तीनों भी उसके बाद ईसा के बताए कमरों में जा चुकी थी। ईसा ने उन तीनों के रवैयों में कुछ बदला सा महसूस किया था। वो सर पकड़े वहीं रख के सोफे पर बैठ गई। खाने का वक्त होने वाला था। वो मुलाजमा से खाने की तैयारी का पूछकर वापस कमरे में आई जहाँ की लाइट्स थी। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड ऑन किया। सामने वो सिगरेट होंठों में दबाए सर सोफे की पुश पर रखा था। आंखें बंद थीं, पैरों में मुकीद ब्लैक शूज सामने टेबल पर रखे थे। माथे पर चंद बाल बिखरे हुए थे। आंखों के गिर्द नामहसूस से हल्के कायम थे। चेहरे की चमक पहले जैसी नहीं रही थी। उससे गहरा जायजा लेने के बाद उसी कॉन्फिडेंस से सर झटके नजरों का रुख मोड़ लिया। ये मेरा कमरा है, तुम्हारे सिगरेट पीने की जगह नहीं। वो तुंदेज से कहते उसके पास से गुजर गई। वो तो पहले हाथ पर ही जान गया था कि वो कमरे में आई है। सिगरेट नीचे फेंककर उसे जूतों से मस्सा और टेक हटाकर उसकी पुष्प को देखा जिस पर बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे। अनहरा तपिश महसूस करती पलटी। मुझे लगा था तुम मुझे धोखा देकर शर्मिंदा होगी, बट आई एम सरप्राइज। तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी दूर, अब पहले वाली मोहब्बत के नक्श तक नजर नहीं आते मुझे। वो चलता उसके रूबरू आकर इंतहाई बेरूही से मुस्तकीर हुआ। वैसे तुम जैसी लड़की से यही उम्मीद थी मुझे। हैरत की बात है ना, अहमद शाजी जैसा इंसान मुझ जैसी धोखेबाज लड़की से उम्मीदें वाबस्ता करके बैठा था। उसकी टोन नाकाबिले बर्दाश्त थी। अहमद ने एक ही झटके में उसके पास सुधा पूछे पीछे वार्डरोब के साथ लगाया। एक तो धोखा देकर भागी हो, उस पर तुम्हारा एटीट्यूड भी सातवें आसमान को छू रहा है। समझती क्या हो खुद को? वो चेहरे पर चट्टानों जैसे सख्ती सजाए तल्ख लहजे में खोया हुआ। कौन सा धोखा? हाँ, जब से आए हो तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। कौन से धोखे की बात कर रहे हो? उसका हाथ झटकती वो रोंदे हुए लहजे में चीखी। धोखा तो तुम दे रहे थे मुझे। हमारा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट था। तुम भी जानते थे, मैं भी जानती थी। मगर तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो वार्डरोब पर मुक्का मारते वैसे सदा सीखा। मैंने जो कहा तुमने सुन लिया। मैंने मोहब्बत भी डंके की चोट पर की थी अमर, उसका इतराफ़ भी किया था। मगर तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। मोहब्बत तो तुम्हें कभी थी ही नहीं मुझसे। एक तीसरे इंसान को हराने के लिए तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल किया। तुमने प्लान बनाया। तुमने एचएम तक पहुंचने के लिए मेरा सहारा लिया, मुझसे निकाह किया, मुझे धोखे में रखा। मुझे लगा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, मैं तुम्हारा दिल बदल दूंगी। मगर हाय रे किस्मत, मैं तुम्हारा दिल बदलने की जुस्सुजू में थी और तुमने हर लम्हा अपना दिमाग इस्तेमाल किया। तुमने अपने पेशे से वफा करने के लिए मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल किया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने जो भी किया सब तुम्हारे सामने था। गेम्स तो तुमने खेली है, दिमाग का तुमने इस्तेमाल किया, जबकि मैं तो हर लम्हा अपने दिल की सुन रही थी। तो फिर धोखा किससे दिया, तुमने या मैंने? उससे गीली सांस अंदर खींची। अहमद जब तक उसे देख रहा था, बोलने के लिए अल्फाज सही थे क्योंकि वो वाकई में दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें वो ये भूल गया था कि सामने खड़ी लड़की दुश्मन की सफ में ज़रूर थी मगर दिल भी रखती थी। वो गलती करके मानने वालों में से था। उससे माफ़ी मांगने के लिए लब वाह किए मगर अनहरा के अगले जुमले ने उसके 14 तबक रोशन किए थे। जिसके लिए तुम यहाँ आए थे अहमद, उससे तुम्हारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है। अहमद उसके जुमले पर बौंचा रह गया। तुम्हें मेरे चेहरे पर मोहब्बत के नक्श नहीं दिखे होंगे, मगर मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए तड़प जरूर भांप चुकी हूँ। उसे साइड करती खुद आगे बढ़ गई। अहमद ने उसकी कलाई दबोची। अहरा का अगला जुमला अदा नहीं हो सका। वो जैसे अपनी जगह साकित खड़ा था। वो उसके मुंह के पल गिरा चुकी थी। अपनी ही नजरों में वो हिल तक नहीं सका। आज तुम्हारे जुबान दराज होने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। काश
तुम आंखें पढ़ने का हुनर रखती। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सका। अब वो उसकी हालत में थी क्योंकि अहमर का लहजा उससे चुप सा गया था। खाना बहुत ही खामोश माहौल में खाया गया था। ईसा ने उन सब से और उन सब ने ईसा से कोई गैर मुतवक्का बात नहीं की थी। याया खाना खाकर रूम में जा चुका था। उमायमा खाने के बाद टहलने के लिए लॉन की तरफ आई थी। साथ ही ईसा भी थी जो अनहरा के बुलाने पर अंदर गई थी। वो एक लॉन था जिसके चारों अतराफ में हर तरह के फूल लगे थे। वो खुली हवा में ताज़ा हवा महसूस कर रही थी। अभी वो कुछ कदम आगे आई थी। उसकी नज़र लॉन के मुखालिफ कॉर्नर में खड़े शख्स की पूछ पर ठहर गई। कपड़ों से वो मुलाजिम नहीं लग रहा था। उमायमा ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो किसी से फ़ोन पर मखूब गुफ्तगू था। उसे ऐसा की बात याद आई। वो ज़रूर अनहरा का भाई था। वो अभी भी उसी समय देख रही थी। कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते उससे गर्दन मोड़ी जहाँ याशा उसके करीब खड़ा उसकी नज़रों के ताकों में दिख रहा था। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम मेरे अलावा किसी को यूं नजरें भर कर देखो। उससे संजीदगी से कहा। उमायमा ने हमेशा वाला तासुर दिया। दोनों की नज़रों का मिलाप हुआ और फिर दोबारा से वो शख्स उनकी नज़रों का महवर बन गया। अब वो शख्स साइड पोस्ट में खड़ा था और वो दोनों ही उस शख्स को एक लम्हे में पहचान गए थे। शाया ने बेयकीनी के आलम में गर्दन मोड़ी। उमायमा तो वो भी नहीं कर सकी। याहान सर, उसकी लब इतनी देर में पहली बार बड़बड़ाए। शाया ने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए जबकि उमायमा को अपना दिल याया के हर बढ़ते कदम के साथ डूबता महसूस हो रहा था। सिकंदर भाई कह रहे हैं उनकी कॉल अटेंड करें। वीज़ा को पैगाम देती उसी कमरे से बाहर आई। सिकंदर अभी कॉल पर था। मैंने उन्हें कह दिया है, वो कहकर कॉल कट कर दी। सिकंदर की सरसराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरी बीवी पर ना सही, तुम्हें उस शख्स पर थोड़ा सा यकीन होना चाहिए था जिससे तुम मोहब्बत के दावे करती आई हो। वो जुमला अनहरा की समातों पर हथौड़े जैसा बरसा। कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। अनहरा के उठते कदम रुक गए थे। उससे पहली बार सिकंदर का वो लहजा महसूस किया था जिसमें कोई तासुर नहीं था। अजनबी सा लहजा, चुभता हुआ, आग सा थकता, मगर बर्फ जैसा शौक जो जिस्म के एहसास सुन कर थे। ओह, मिस्टर मोटिवेशनल स्पीकर उर्फ यहान आज़मी, अनहरा आज़मी के भाई प्लस संकी गैंगस्टर के छोटे भाई। या कदम ब कदम बुलंद आवाज़ में कहता चला गया। यहाँ जो सुबह से इनेक्सी में था, रात के पहर यूं ही बाहर आया था। कभी कभार जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो होते कुछ लम्हों पर मुकीद हैं और गुजरते माह और साल की तरह हैं। आज उसे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे जिंदगी ने उससे इन लम्हों में जकड़ लिया हो। उन भूरी आंखों की साकित पुतलियों में उससे खुद को कैद पाया था। यान को आज सही मायनों में अपनी सांसें खुद पर बोझ जैसी लगी थी। उसकी नज़र याया के चेहरे से होते पीछे खड़ी उमायमा पर ठहर सी गई। लगता है दोनों बहन भाइयों ने धोखा देने में पीएचडी कर रखी है। बहन धोखे से मलिक विला घुसी और भाई मोटिवेशनल स्पीकर बनके स्नो वाइट की जिंदगी में। याया ने उसका किरबान दबोचा जिसकी नज़रों का घेरा उमायमा के गिरती जम गया था। मैं तुम्हें अपने किसी भी फल के लिए जवाब दे नहीं हूँ। और रही बात इसकी, वो मुझसे 1000 सवाल पूछेगी, मैं 1000 जवाब दूंगा, मगर सिर्फ उमायमा शाह को। नज़रें हनूज उस पर थी। नजरें हटाओ उससे। याया उसका गिरबान दबोचे गुर्राया। याहान उसे देखता रहा। मैंने कहा नजरें हटा स्नो वाइट से। उससे एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा। शाहान ने अपनी सुर्खोती नसों से याया को देखा, फिर अपना गिरबान छुड़वाया और कदम उमायमा की तरफ उठाए। उमायमा अपनी जगह शौक खड़ी थी। शाहान और उसके बीच कुछ कदमों का फासला बाकी था। वो भी उस तक पहुंचना। उसके बाजू किसी ने जोर से दबोचकर पीछे की तरफ खींचा और शाहान को लगा किसी ने उसको जिंदगी से दूर खींच लिया है। उसकी ज़िंदगी के आखिरी रंग को किसी ने बेख्तियार नोच लिया हो और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बेरंग हो गई है। वो दूर नहीं जा रही थी, वो खुद दूर जा रहा था। उसके कदम पीछे हो रहे थे। उससे पीछे देखा ही था। याया ने खींच कर खोंसा उसके पेट में मारा। उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उससे एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। शाहान ने उमायमा को देखा जो शॉकिंग स्टेट में जा चुकी थी। चाहती भी क्यों नहीं, एक बार फिर उसका भरोसा रूठा था और इस बार भी मुकाबिल मर्द साथ थी। मैं औरतों के सामने मारपीट करने वाले मर्दों में से नहीं हूँ। मेरी मर्दानगी औरत की इज्जत करने में है।
जिस दिन वो मेरे इर्द गिर्द नहीं होगी उस दिन तुम्हें तुम्हारे हर अमल का हिसाब चुकाना होगा। यान ने होंठ के फटे किनारे को छूते वैसे सदा से लहजे में उससे पावर करवाया। मगर मैं अपनी औरत पर किसी की नज़र बर्दाश्त करके सबर करने वालों में से हरगिज नहीं हूं। तुमने आज इस पर नज़र उठाई है, तुम्हें इसी लम्हे उसकी कीमत चुकानी होगी। याया ने कहते बेदर्द उसके चेहरे पर घूंसे मारे। लड़ाई झगड़े की आवाज़ से अमर और अनहरा बाहर आए थे। छोड़ो मेरे भाई को याया, अनहरा गुस्से की शिद्दत से चीखी। याया पर झपटी थी जिसे पीछे से आती नताशा ने फौरन से अपने शिकंजे में लिया था और उसी पल अमर ने आगे बढ़ते याहान पर झुके याया को दबोचे उससे दूर किया। ये कौन सा जंगलीपन तुम पर सवार हो गया है याया? पहले स्क्रीन के पार बंदे को मारने पर तुले हुए थे, अब इसका हुलिया बिगाड़ रख दिया। अमर उस पर चीखा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हाथ भी लगाने की? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। अनहरा शिद्दत से कैदी कर निकाल कर उसके सर पर रख गई। याया पुरसुकून सा खड़ा था। रहने दो एनी, ऐसे लोगों के खून से हाथ रखने से बेहतर है उन्हें जिंदगी बख्शी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जिंदगी ही एक सजा है। उससे पेट पर हाथ रखते मध्यम कराती आवाज में अनहरा का हाथ थामे कहा। याया को उसके अल्फाज बहुत भारी लगे थे, ऐसे अल्फाज जिन्होंने सीधा उसके दिल पर वार किया था। वह जख्मी सा हंसा। यहाँ क्या हो रहा है? ईसा परेशान सी वहाँ आई। अपने भाई को संभाल कर रखे वरना अगली बार रहम नहीं खाऊंगी। वो उससे से पुनकारती याहान की तरफ आई जो अभी भी उमायमा को देख रहा था। नताशा ने उमायमा को थामा और अब वो उससे दूर जा रही थी। याहान अपनी जगह खड़ा था मगर उसकी पथरीली नसें उससे अभी भी अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थीं। ईसा ने याया को देखा। कुछ शर्म बाकी है तो कर लो याया, तुम बहन के ससुराल में हो। जबरदस्ती के ससुराल में? वो तल्ख लहजे में कहता अपने कमरे की तरफ चला गया। ईसा ने सर थाम लिया। उससे रह रह के याहान की फिक्र सता रही थी। जो भी था वो उस पर जान छिड़कता था। वो उसे तकलीफ भी नहीं देख सकती थी मगर अनहरा गुस्से में थी जिसकी वजह से उससे उसे कुछ वक्त देने का सोचते उमायमा से मिलने का सोचा। वो बर्फ़ लेने किचन में आई जहाँ से अमर पानी लिए वापस जा रहा था। बेसाख्ता उसे सिकंदर के अल्फाज याद आए। वो बेख्तियार उससे पुकार बैठी और वो रुक गया। वो शख्स हमेशा उसकी पुकार पर रुक जाया करता था। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो संजीदगी से उसे देखते अपनी गलती मान रही थी। मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा कर मुझसे माफ़ी मांगती हुई तुम मुझे जहर लग रही हो अनहरा आज़मी। वो बोला नहीं, चीखा था। अनहरा ने बेसाख्ता कदम पीछे लिए और उसी लम्हे वो आगे बढ़ा था। उससे कदमों में गिर गया। अनहरा पत्थर हो गई। मैं माफ़ी मांगता हूँ, इससे नहीं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा इस्तेमाल या तुम्हारी मोहब्बत का सहारा लिया किसी तीसरे को हराने के लिए। इसलिए कि मैंने ये निकाह कॉन्ट्रैक्ट समझ के नहीं किया था। मैंने तुम्हें सिर्फ बीवी बनाया नहीं, समझा भी था। गलती सिर्फ ये थी कि ये सब गलत वक्त और गलत हालात में हुआ। इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ कि मैं HM तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ मेरे एटीट्यूड ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। लानत हो मुझ पर अगर मैं अपने पेशे से वफा निभाने के लिए एक लड़की और उसके जज्बात के साथ खेलूं। ये मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मैं गलत हूँ नहीं, मगर जो तुमने आखिर में कहा उसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। फूट खड़ा हुआ। अनहरा जहाँ की तहाँ खड़ी थी। ईज़ा मैडम पर ना सही अपने शोहर पर थोड़ा सा यकीन रख लेती। बुरा हूँ मगर बेवफा नहीं था। मेरी आंखों में तड़प तुम्हारे लिए थी मगर तुम अपनी अना और गुस्से में पहचान नहीं सकी। उससे लगा किसी ने उसका दिल झंझोड़ दिया हो। और जिस तफसीली मुलाकात की बात तुम कर रही हो उन्होंने मुझसे मालूम है क्या कहा? अनहरा ने बहुत से अटी हुई पलकों की झालर को उठाया और आंखों की साकित पुतलियों को बामुश्किल उसकी तरफ फेरा। उन्होंने मुझे बुलाया था ये बताने के लिए कि अनहरा आज़मी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत को रायगा मत जाने देना, उसे माफ़ कर देना। वो अल्फाज सही कंधों पर पड़ते बोझ थे। वो पिघले हुए शीशे थे जो उससे कानों में वो शख्स उंडेल रहा था। वो इस हद तक नेगेटिव हो गई थी उससे मालूम ही नहीं हुआ था। वो उसे यूं ही साकित बनाए वैसे ही गुजर गया था जैसे वो कबलस गुजरी थी मगर अब की तकलीफ दोनों समेत एक जैसी थी। वो वापस शिकस्ता वजूद लिए एनेक्सी में आई। दिल टूट फूट का शिकार था। आंखें बहना चाहती थी मगर वो जिद्दी बनी दुखों को अंदर दबाई जा रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी
मगर उस शख्स की आंखों में अपने लिए वो चुभता सर तासुर भी नहीं देख सकती थी। दिल शिद्दत से चाह रहा था कोई जादू की छड़ी हो और सब कुछ ठीक हो जाए, मगर इंसान बहुत कम अकल है। जिस जादू की छड़ी को वो अक्सर ढूंढा रहा होता है वो उसके पास होती है, कभी कुछ नरम मीठे लफ्ज़ों की सूरत में, तो कभी सुकूनदे लहजों की तासीर में। वो बहादुर बन नहीं रही थी, वो बहादुर थी, क्योंकि उसकी परवरिश उसके बहादुर और गैरतमंद भाई ने की थी, जिसने उसे ला हासिल पर सब्र करना सिखाया था, जीतना नहीं। सही होते हुए भी क्यों मार खाते रहे उससे? उस जख्मों पर मरहम रखती धीमे लहजे में शिकवा कर रही थी। मैं मारपीट करके उसकी नज़रों में मज़ीद बुरा बनना अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाथों पर नसें गाड़े वो उतनी ही धीमी आवाज से बोला, अगर मैं वहां ना आती तो वो तुम्हें मार डालता। हाँ, ना चाहते हुए भी उसका लहजा भीग गया। तो क्या हो जाता? लहजा पूरी इसरार और अजीब था। मैं एक लड़की की वजह से अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती। उसको कई चाहने वाले मिल जाएंगे, मगर मेरा कोई नहीं, तुम्हारे अलावा। और रो दी, उसे भूल क्यों नहीं जाते हान? वो तुम्हारी जिंदगी की मंजिल नहीं है मेरे भाई। और रोते हुए उसे गले लगकर मिनमिनाई थी। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत एक तरफा है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। उससे गहरा सांस खींचा। मैं अधूरा ज़रूर हूँ, मगर मेरा इश्क कामिल है। मैं दर दर बदलने वालों में से नहीं हूँ। अनहरा ने गीली नजरें उस पर जमाई। मैं कभी उससे नहीं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मैं उसकी नाराज़गी दूर कर लूँगा, फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊँगा। उसकी साकित नसें फर्श पर पीछे चॉकलेट ब्राउन कारपेट पर ठहरी हुई थी। तुम तो इश्क कर बैठे हो। मुझे लगता था मोहब्बत है, मगर तुम्हारा मर्ज तो लाइलाज है। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रो रही थी, फिर एकदम से आंसू साफ किए। जाने कब ये रोग लगा बैठा, शायद मुझे डैड की बद्दुआ लग गई है। और यहाँ अनहरा का सब जवाब देखियो। वो उसके गले लगती सिसक उठी। याद है ना, उन्होंने कहा था जब हम उनके खिलाफ जाकर घर छोड़ रहे थे, तुम्हें ये दुनिया हमेशा अपने धोखे में रखेगी, तुम्हें कभी कोई मुकम्मल रिश्ता नसीब नहीं होगा। वह हंसा और उस कनक में कांच की टूटी किरचियाँ थीं जो उसकी जिंदगी की तलखियों की मिराज थी। बाहर खड़ी ईसा ने बामुश्किल अपनी सिस्कियों का गला घोंटा था। वो जो उसे मिलने आई थी उन्हीं कदमों पर लौट गई थी। कब तक नामुकम्मल सी जिंदगी गुजारोगे हान? वो आज नहीं तो कल किसी और की हो जाएगी। अनहरा ने उस मजबूत इंसान के सबसे वीक पॉइंट को छेड़ा था। मैंने अपना आप उसके लिए वक़्फ़ कर दिया है। मैं उसके अलावा किसी और की चौखट पर नहीं भटक सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं उससे दूर हो सकता हूँ मगर भूल नहीं सकता। वो जख्मों से चूर वजूद लिए यूं ही बेड पर लेटता चला गया। अनहरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बुत बनी हाथ से उठाई। ये ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इंसान का कोई भरोसा नहीं। आज इस पल ज़मीन के ऊपर और अगले लम्हे ज़मीन के नीचे। आने वाले कल में पछताने वाले बहुत होते हैं, मगर गुजरते आज में अपनी अना और गुस्से को साइड पर रखकर माफ़ करने वाले बहुत कम होते हैं। यानी मैं चाहता हूँ मेरी बहन भी उन्हीं में से एक हो। उससे ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। अनहरा अपनी जगह सुन थी, वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ सर हिलाकर कमरे से निकल गई थी। दिमाग ने दिल पर गालबा पा लिया था। सोचों के भंवर में डूबकर जिस नतीजे पर वो पहुंची थी वो दिल की जीत थी, और उस जीत की असल खुशी उस शख्स को पा लेने में थी जिसकी वो निगाह में थी और शायद दिल में भी उतरने लगी थी। उसकी दुआएं रंग ले आई थी। अपना बिखरा हुलिया थोड़ा सा सवारे वो मतलूबा कमरे की तरफ आई जिसका दरवाज़ा बंद था। उससे सांस रोके नोब घुमाया और दरवाज़ा खुलता चला गया। वो कमरे में दाखिल हुई, पहली नज़र ही खाली बेड पर गई। नजरें उस लैम्प की रोशनी में इर्द घुमाई। वो शख्स जाग रहा था, कमरे में सिगरेट की बू फैली थी। वो स्मोकिंग कर रहा था। उससे बेख्तियार नाक पर हाथ रखा और आगे बढ़कर लाइट ऑन की। कमरा रोशनियों में नहा गया, मगर वो अपनी जगह साकित बैठा रहा। अनहरा ने उसे देखा, शायद वो जानता था वो उसके पास आएगी, इसीलिए वो सोया नहीं था। मगर वो क्यों मुझसे से अनापरस्त लड़की के लिए अपनी नींद खराब करेगा? वो अपनी ही सोचों में डूबी 10 मिनट वहीं खड़े गुजार चुकी थी। किससे मिलने आई हो? तुमसे, बेख्तियार जुबान फिसली। उसके लिए तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। और यहाँ अनहरा की जबान तालू से चिपक गई और वो मध्यम कहका लगाता हंसियाँ, जैसे उसकी बेबसी का तमाशा बनाया हो। मगर वो हमेशा की तरह सब कर गई। वो घूमकर सोफे के सामने आ रुकी। सिगरेट ड्राइवर के लबों में था, उसे खींच कर दूर फेंका।
उससे सुर्ख आंखें लिए उसकी सूरत को सराहा था, जो अभी भी झक जता रही थी। नसें उससे खुले बालों से होती सुर्ख आंखों से टकराई और शर्ट के बटन के साथ उलझती उंगलियों को बागौर देखते नसें वापस चेहरे के दबाव पर निकली। माथे पर कुछ बल समेत पसीने के कतरों पर ठहरी। वो पहली बार सामने खड़ी लड़की की ज़हनी कैफियत जानने में नाकाम रहा था। वो डरी सहमी सी लग रही थी, वो कंफ्यूज भी थी। उसी कलाई को नरमी से पकड़े अमर ने उस बुत बनी लड़की को अपनी गोद में बिठा दिया था। अनहरा शशर हुई, बौखलाती, फिर एकदम से साकित हो गई। वो उस पर हक रखता था, उसे सिर्फ देखने पर एक दफ़ा किया। कंफ्यूज क्यों हो? मैं नहीं हूँ, वो नफी करती बोली। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। लहजा इससे कागशुदा था। डर लग रहा है। कैसा डर? गाल पर झूलती लटकू कान के पीछे औरत से पूछा। मुझे शक की। डर कि तुम मुझे छोड़ दोगे। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसकी हालत से महसूस हो रहा था, इसके चेहरे पर मोहब्बत के नक्श के साथ डर की परेड मैल खा रही थी। क्योंकि मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अहमद ने उस जुमले पर गहरा सांस भरा, बेतासु निगाहों से अनहरा को देखते सर पीछे गिरा दिया। मैं तुम्हें माफ़ कर देता अगर तुम मेरी ज़िंदगी से जाते हुए सिर्फ सुकून लेकर जाते। वो ठोस लहजे में खोया हुआ वो यक तक उससे देखी गई। मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देता अगर तुम रातों को मेरे ख्वाबों में आकर मुझे बेचैन न करती। लहजा किसी भी तरह के तासुर से भाग था। सुकून तो छीना तुमने, साथ नींद भी हराम की है तुमने मेरी। वो उससे देखने लगा, इसकी आंखें लबालब आंसू से भर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उस पर तरस खाए या उस मोहब्बत के अनोखे इज़हार पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। मगर वो नसें झुकाए आंसू बहाने लगी। अहमद ने बेसाख्ता ही उसकी गर्दन पर हाथ रख के उसका सर सीने से लगाया और फूट फूट कर रो दी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो रोई जा रही थी। अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर तुम यही बात बगैर रोए कहो तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो उसके बाल सहला रहा था। अनहरा ने गर्दन उठाए, भीगी आंखों से उसे देखा, फिर बेख्तियार उसके माथे पर बिखरे चंद बालों पर रब रखे। अब वो मुस्कुरा नहीं सका, मगर दिल की धड़कन जरूर तेज हुई थी। वो पलकें झपकती पीछे हुई। अहमद ने मुस्कुराने की सही की और उसके आंसू साफ किए। तुम बहुत जालिम हो, तुम्हारी हर अदा जालिम है। वो कहे बिना नहीं रह सका। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? एक शर्त पर। अनहरा ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, हमेशा के लिए। वो कहकर रुका। वो उससे ही देख रहा था। वो गहरी कश्मकश में थी, मगर अगले ही लम्हे अहमद को अपनी धड़कनें मामूल पर आती महसूस हुई। जब वो जवाब के बदले दोबारा उसके सीने पर सर रख गई।